Start. Matrimonial suits for Parsi पारसी मैरिज एक्ट हमने किया है. पारसीज की मैरिज के बारे में, हाउ दे मैरी, व्हाट आर द कंडीशंस, हु इट इज़ कॉल्ड एज आशीर्वाद, फिर कौन दस्तूर जो करवाते हैं, तो क्या एवरीथिंग वो हमने पारसी मैरिज एक्ट में देखा है. अब हम बात कर रहे हैं पारसी डिवोर्स एक्ट की. पर पारसी डिवोर्स एक्ट ऐसे अलग से कुछ नहीं है, नाम वही है, द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट. उसमें मैट्रिमोनियल सूट्स के बारे में बताया गया है. मैट्रिमोनी रिलेटेड कौन से केसेस कोई फाइल कर सकता है, कौन से सूट्स फाइल कर सकता है. तो इसमें 7 टॉपिक्स हैं जो कवर्ड हैं. सूट्स फॉर नलिटी, सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, ऐसे करके 7 टॉपिक्स हैं जो मैट्रिमोनियल सूट्स सेक्शन 30 टू सेक्शन 48 एंड देन सेक्शन 52, ये सारे सेक्शंस इस मैट्रिमोनियल सूट्स को कवर करते हैं. तो फटाफट से हम देखेंगे कि क्या है. बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी है, बट इट कवर्स दी परसेंटेज. क्योंकि अगर हम बात करें फैमिली लॉ की, तो उसमें 4 मॉड्यूल्स हैं. पहला तो मुस्लिम लॉ है, फिर उसके बाद पारसी एंड क्रिश्चियन है, फिर उसमें सक्सेशन एक्ट है. तो 4 मॉड्यूल ऐसे ही कवर हो जाते हैं. तो जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है उसमें फैमिली लॉ में, वो मुस्लिम लॉ है. पारसी लॉ जो है वो बहुत सबसे छोटा बोल सकते हैं. क्रिश्चियन लॉ में भी सिर्फ क्रिश्चियन मैरिज एंड क्रिश्चियन डिवोर्स, पारसी में भी वही है. एंड सक्सेशन एक्ट तो हम और साइमल्टेनियसली कर ही रहे हैं. तो अगर किसी पारसी की मैरिज एज़ पर पारसी रिचुअल्स हुआ है, एज़ पर पारसी मैरिज एक्ट हुआ है, तो उनको अगर डिवोर्स फाइल करना है, सेपरेट होना है, कोई भी जुडिशल सेपरेशन अलग होगा, डिवोर्स अलग होगा, फिर नलिटी अलग होगा. नलिटी हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि नलिटी का मतलब ये होता है कि जो मैरिज पहले से ही नल एंड वॉइड है, उसको मैरिज ही नहीं कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर उस मैरिज को सूट फॉर नलिटी कहा जाता है. उसको ये नहीं कहा जाएगा कि डिवोर्स फाइल कर रहे हैं. इट इज़ कॉल्ड एज द सूट फॉर नलिटी ऑफ मैरिज. दैट मीन्स द मैरिज वॉज नल एंड वॉइड एब इनिशियो. स्टार्टिंग से ही वो मैरिज जो है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई. ऐसा अगर केस है, तो a Parsi marriage can be declared to be null and void under the act if consummation of a marriage is impossible due to natural causes. Either party to the marriage can approach the court in such case. ये सेक्शन 30 में आता है कि कोई भी अगर पारसी कपल वो उस मैरिज को कंज्यूमेट नहीं कर पाते हैं, वो लोग एज अ मैरिड कपल नहीं रह पाते हैं, तो फिर अगर ऐसा उनके में मैरिज जैसा कुछ है ही नहीं, तो दे कैन फाइल अ सूट फॉर नलिटी. उसके बाद आएगा सूट्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. तो ये होगा मैरिज को डिसॉल्व करने की बात. सेक्शन 31 ऑफ पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट बात करता है सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की. इसमें इफ़ द हस्बैंड और अ वाइफ इज़ कंटिन्यूसली एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल के लिए अगर कोई गायब हो गया है, तो वो जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाएगी कोर्ट में अप्रोच करने के बाद, कि 7 साल से उसकी वाइफ गायब हो गई है, 7 साल से किसी का हस्बैंड गायब हो गया है. अब इंडियन एविडेंस एक्ट भी यही कहता है, अगर 7 साल तक किसी इंसान की कोई खबर ही नहीं है, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उस इंसान को डेड घोषित किया जाता है. तो अगर कोई इंसान ही डेड है, तो ऑब्वियसली मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, चाहे वो सही में भी कोई वो इंसान ज़िंदा हो, बाहर हो. लेकिन अगर कोई एविडेंस नहीं है उसके ज़िंदा होने का, ना ही कोई एविडेंस है उसके मरने का, लेकिन उसके साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, वो कंटिन्यूसली एब्सेंट है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो पता ही नहीं है वो जिंदा है कि मर गया है, ऐसे केस में सेक्शन 31 ये प्रावधान देता है वाइफ को या हस्बैंड को, कोई भी स्पाउस को, कि दे कैन फाइल अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 31. अगर वो 7 ईयर्स के लिए उसके पास आया ही नहीं है, कंटिन्यूसली absent है, तो ये सेम जो है इस ग्राउंड पे मैरिज डिसॉल्व होती है, यही सेम ग्राउंड हिंदू मैरिज एक्ट में भी एप्लीकेबल है,
स्पेशल मैरिज के एक्ट में भी एप्लीकेबल है। बिकॉज लॉजिकली अगर कोई पर्सन 7 ईयर्स तक दिख ही नहीं रहा है तो वैसे भी उसको कानून डेथ घोषित कर देता है। तो अगर जो बंदा डेथ मर गया है तो उसका मैरिज तो परसिस्ट कर ही नहीं सकता, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन दैट ग्राउंड कैन बी डन। फिर बात आती है सूट फॉर डिवोर्स। तो देयर कैन बी वेरियस 14 ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे डिवोर्स का सूट फाइल किया जा सकता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये डिवोर्स नहीं है। जो सेक्शन 31 हमने देखा, ये डिवोर्स की बात नहीं है, ये मैरिज को डिसॉल्व करने की बात है। बिकॉज वो जो बंदा है, हस्बैंड है या वाइफ है, स्पाउस है, वो है ही नहीं, 7 ईयर्स से वो दिखा ही नहीं है, तो मैरिज डिसॉल्व हो गई। और इसके पहले जो हमने पढ़ा वो मैरिज नल एंड वॉइड थी, वो मैरिज कभी मैरिज थी ही नहीं, उन लोग में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो नल एंड वॉइड हो गई। तो यहाँ पे भी डिवोर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे बात कर रहे हैं सूट फॉर नलिटी की। और मैरिज डिसोल्यूशन की बात हम कब कर रहे हैं, जब 7 साल से कोई दिखा ही नहीं है, एज गुड एज मर गया है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, लेकिन उसके मरने का कोई सबूत नहीं है, तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में डिवोर्स की। तो वो डिवोर्स कौन से ग्राउंड्स पे जो है वो मिल सकता है या अप्लाई किया जा सकता है। विलफुल नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज फॉर 1 ईयर, 1 ईयर तक अगर उनमें कोई भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं है तो दे कैन फाइल द सूट फॉर डिवोर्स आइदर पार्टी। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब हम अगर मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कंडीशन दी होती है मैरिज की कि पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, पहली कंडीशन ये होती है। फिर वो एज ऑफ मेजॉरिटी दूसरी कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे पारसी मैरिज एक्ट में ऐसी कोई कंडीशन मैरिज के टाइम पे नहीं है कि पर्सन शुड बी दी साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। बट अगर ये साबित हो जाता है कि वो बंदा मैरिज के टाइम पे साउंड माइंड नहीं था, वो इनसेन था, वो मेंटली फिट नहीं था, तो वो ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का। मतलब डिवोर्स अगर लेना है किसी को भी और इस ग्राउंड पे लेना है कि वो साउंड अनसाउंड माइंड है एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो ले सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं था तब। व्हेन द एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर उसे पता होता तो वो शायद मैरिज ही नहीं करता, लेकिन उसे बाद में पता चला। तो अनसाउंड माइंड ऑफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, उस ग्राउंड पे भी डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल की जा सकती है। मेंटल डिसऑर्डर, बाद में मेंटली डिसऑर्डर हो गया, नॉट एट द टाइम ऑफ मैरिज बट बाद में अगर उसका मेंटल डिसऑर्डर है, इट्स नॉट ईजी फॉर अ कपल और फॉर एनी हस्बैंड और वाइफ के टू उसके साथ रहने के लिए, और अगर वो चाहती है या वो चाहता है कि मैरिज मेंटल डिसऑर्डर के बेसिस पे डिवोर्स का सूट फाइल करे तो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बिफोर मैरिज, तो बट ऑब्वियस। फिर एडल्टरी, चीटिंग है हस्बैंड की या वाइफ की, बाहर कहीं अफेयर है किसी और के साथ, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। फिर क्रूएलिटी है, क्रूएलिटी ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकली क्रूएलिटी हो, तो इसमें हम आगे देखेंगे कि सबका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या है। कि क्रूएलिटी हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी के साइड से भी हो सकती है, हस्बैंड के घर वाले वाइफ के घर वालों के साइड से भी हो सकती है। causing grievous hurt, inflicting a venereal disease or forcing the wife into prostitution, इनमें से भी कुछ है। venereal disease मतलब जस्ट लाइक एड्स, ऐसी कोई बीमारी किसी को किसी की वजह से हुई है तो वो भी कैन बी द रीज़न फॉर फाइलिंग द सूट फॉर डिवोर्स। इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ स्पाउस फॉर 7 ईयर्स और मोर, अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसकी वजह से स्पाउस को 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ डिवोर्स। ऑर्डर फॉर सेपरेट मेंटेनेंस, डिजर्शन ऑफ 2 ईयर्स, अगर 2 साल तक डिजर्ट कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है, इग्नोर कर लिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, 2 साल तक कंटिन्यू हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ वैलिड रीज़न फॉर फाइलिंग द डिवोर्स। ऑर्डर फॉर सेपरेट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर, ये तो डिवोर्स के बाद होगा, जब अगर डिवोर्स की डिक्री है दी गई है या फिर सेपरेशन की बात चल रही है, सिर्फ सेपरेट, क्योंकि जुडिशल सेपरेशन एक अलग चीज़ है और डिवोर्स एक अलग चीज़ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर मेंटेनेंस का के ऑर्डर की बात की है तो वो भी डिवोर्स का एक रीज़न हो सकता है। फिर कन्वर्जन, इफ़ हस्बैंड और वाइफ
कन्वर्ट हो रहा है किसी और रिलीजन में, या फिर वो रिलीजन छोड़ रहा है, पारसी रिलीजन छोड़ के कोई और रिलीजन में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पारसी रिलीजन को छोड़ने से पहले क्या था एक्चुअली, कि अगर कोई रिलीजन में नहीं मान रहा है, उस पारसी रिलीजन में नहीं मान रहा है, तो दैट इज़ द वैलिड रीज़न कि आप डिवोर्स फाइल करो। लेकिन अब क्या है कि अगर वो पारसी रिलीजन नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, उससे मैरिज डिजॉल्व नहीं हो सकती, मैरिज जो है वो डिवोर्स आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो पारसी रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए आपत्ति हो सकती है कि ये रिलीजन नहीं माने तो ठीक, कुछ भी नहीं माने तो भी ठीक, लेकिन कोई और रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से जो स्पाउस होगा उसको भी ज़बरदस्ती दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना पड़ेगा, या फिर ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिसके साथ उसने सोचा नहीं था। उसने अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बंदे के साथ मैरिज किया है और बाद में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न फॉर फाइलिंग द डिवोर्स पिटीशन। नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या है वो हम अलग से पढ़ेंगे। उसकी जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है, जुडिशियल सेपरेशन का जो डिसीजन मिलेगा, जजमेंट मिलेगा कोर्ट से, उसके बाद अगर साथ में नहीं रह रहे हैं, जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि सिर्फ जुडिशली सेपरेट हो रहे होते हैं, मतलब वो एक ही घर में रह रहे होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही, लेकिन जुडिशली सिर्फ सेपरेट हुए हैं। तो जुडिशली सेपरेट होने के बाद हस्बैंड वाइफ को एक ही साथ एक ही घर में ही रहना है, उनको अलग नहीं रहना है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ जुडिशली सेपरेट हुए हैं। तो जुडिशल सेपरेशन के बाद अगर कोई साथ में नहीं रह रहा है तो डिवोर्स का पिटीशन फाइल किया जा सकता है। नॉन रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आफ्टर डिग्री ऑफ रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो कॉन्जुगल राइट्स मतलब हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, रहने चाहिए जैसे एज अ पार्टनर्स रह रहे हो। तो अगर कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बोला गया है, कोर्ट ने बोला है कि आप लोग साथ में रहो। कभी क्या होता है कि कोई केस चल रहा होता है, कोई डिवोर्स का केस चल रहा है या किसी भी तरह का, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी केस के हिसाब से जुडिशल सेपरेशन का केस चल रहा है या कोई और पेंडिंग केस चल रहा है, तो तब तक कोर्ट उन्हें बोल रही है आप कॉन्जुगल राइट्स जो हैं उसको मेंटेन रखो। मतलब आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ 6 महीने 1 साल रहो, उसके बाद आपका जो है वो डिसाइड करेंगे कि डिवोर्स होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर वो कॉन्जुगल राइट्स को रीइंस्टीट्यूट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, साथ में रहने का जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। हमेशा ये लॉ जो है, कोई भी लॉ ऐसा है कि जो इनोसेंट होगा वो पिटीशन फाइल करेगा कि वो नहीं मान रहा है, ये नहीं सुन रहा है, या वॉट एवर कि जो भी उसके साथ अन्याय हुआ है, तो जो भी इनोसेंट पार्टी होगी वो पिटीशन फाइल करेगी, सिवाय म्यूचुअल कंसेंट के। म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टीज जो है वो साथ में म्यूचुअली डिवोर्स की पिटीशन फाइल करेंगी। म्यूचुअल कंसेंट में फॉल्ट की बात नहीं है, किसका फॉल्ट है, कौन इनोसेंट है, वो नहीं देखा जाता है। म्यूचुअल कंसेंट में दोनों पार्टीज चाहती है कि उनको डिवोर्स मिले, फिर चाहे दोनों में से किसी का भी फॉल्ट नहीं है, चाहे दोनों में से कोई क्रूएलिटी नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बट दे डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट मैरिज, तो वो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगा। अब जो इन हम लोगों ने ये 14 चीज़ें पढ़ी, उसमें से सबसे पहली चीज़ है विलफुल नॉन कंज्यूमेशन ऑफ अ मैरिज फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर तक अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं रह रहे हैं तो डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है, इनोसेंट पार्टनर या अदरवाइज। उसके बाद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर मैरिज के टाइम पे अनसाउंड है, मेंटली फिट नहीं है, तो वो रीज़न हो सकता है डिवोर्स का सूट फाइल करने के लिए। हाउएवर डिवोर्स कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन दिस ग्राउंड अनलेस, सिर्फ ये बोल देंगे कि अनसाउंड माइंड है बंदा या बंदी अनसाउंड माइंड है, तो उसके बेसिस पे जो है वो डिवोर्स नहीं मिलेगा। 2 कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो वो 2 कंडीशंस ये हैं, द प्लेंटिफ शुड हैव बीन इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। मैरिज के टाइम पे उसे नहीं पता होना चाहिए। अगर उसे पता है मैरिज के टाइम पे कि ये अनसाउंड माइंड का बंदा है, फिर भी उसके साथ मैरिज किया,
तो फिर उसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको बता के किया था या फिर उसको पता था। अगर उसे पता था फिर भी उसने अनसाउंड माइंड बंदे के साथ या बंदी के साथ मैरिज किया, तो उस ग्राउंड पे उसको डिवोर्स नहीं मिलेगा। द प्लेंटिफ शुड हैव फाइल्ड द सूट विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज, क्योंकि 3 साल एक सफिशेंट टाइम है पता करने के लिए या मालूम होने के लिए कि जो भी पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का है। तो अगर कोई भी पार्टनर अनसाउंड माइंड का है तो उस स्पाउस को जो इनोसेंट है 3 साल तक का टाइम है कि वो डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर सकता है कि दिस पर्सन, द स्पाउस, द अदर स्पाउस was of unsound mind even at the time of marriage. So very often in such cases the divorce petition is accompanied by the application for a direction for mental examination of the respondent. तो किसी ने किसी के लिए बोल दिया कि ये जो बंदा है वो अनसाउंड माइंड है, तो कोर्ट मान नहीं लेती है। कोर्ट हमेशा मेडिकल एग्जामिनेशन करवाती है रेस्पोंडेंट का, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है या जिसके ऊपर बात बताई गई है कि ये सामने वाला बंदा जो है वो अनसाउंड माइंड का है, तो उसका जो है वो मेडिकल चेकअप होगा। जो भी साइकेट्रिक के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको साउंड माइंड अनसाउंड माइंड जो भी उसका सर्टिफिकेट है वो उसको प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद मिलेगा। द पावर ऑफ मैट्रिमोनियल कोर्ट एक्सटेंड टू गिविंग सच अ डायरेक्शन एंड इफ द रेस्पोंडेंट रिफ्यूजेस टू कंप्लाई with it, an adverse inference can be drawn by the court. अगर रेस्पोंडेंट को बोला गया है कि तुम मेडिकल एग्जामिनेशन करा के आओ, बताओ कि तुम अनसाउंड माइंड हो या साउंड माइंड हो, और अगर वो कोर्ट के इस डायरेक्शन को नहीं मान रहा है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि जो उस पर आरोप लगाया गया है, आरोप या इसको आरोप नहीं बोल सकते, जो उस पर उसके लिए बताया गया है कि वो अनसाउंड माइंड है, तो वो सही में अनसाउंड माइंड था एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड the direction issued by a court to a person to undergo medical examination is not violative of his fundamental right to personal liberty. तो कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोर्ट किसी को ऑर्डर देती है कि आप अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराओ, तो ये किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करना नहीं है। कोई बोलेगा कि मेरा लिबर्टी का राइट आपने वॉयलेट किया, मुझे कैसे बोल दिया कि मैं जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करवाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए बोलना मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करना नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर पूछा जाता है कि आप साउंड माइंड सर्टिफिकेट लेकर आओ, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके वो साइकेट्रिक के पास जाके पूरा एग्जामिनेशन होने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है कि दिस पर्सन इज़ ऑफ अ साउंड माइंड, दिस पर्सन इज़ नॉट इंसेन, ऐसा जो भी उसको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे का राइट, पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है अंडर सेक्शन 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दे रहा है, तो वो वॉयलेट हो रहा है। तो ये तो जो अथॉरिटीज़ है वो तो जांच पड़ताल करेंगी, वो देखेंगी कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद मेंटल डिसऑर्डर, ये हमने देखा कि एट द टाइम ऑफ मैरिज अगर कोई इंसेन है। अब मेंटल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। द पारसी स्पाउस कैन सू फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द डिफेंडेंट हैज़ बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल तक अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, मेंटल डिसऑर्डर है उसे, तो फिर जो है उस डिवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकता है। हैज़ बीन सफरिंग कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड and to such an extent that the plaintiff cannot reasonably be expected to live with the defendant। तो इतना उसको प्रॉब्लम है कि जो प्लेंटिफ है, जो केस कर रहा है, जो सूट फाइल कर रहा है, वो नहीं रह सकता है ऐसे इंसान के साथ रीजनेबली। तो अगर सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, ऐसी कोई सफ़रिंग है, मेंटल डिसऑर्डर बहुत हद तक है कि वो ही कैन नॉट लिव रीजनेबली, रीजनेबल नहीं रह सके कोई भी, तो दैट कैन बी द ग्राउंड फॉर डिवोर्स एज अ मेंटल डिसऑर्डर। फिर प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बिफोर मैरिज, तो प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ बिफोर मैरिज द हस्बैंड कैन sue for divorce on the ground that the wife was at the time of marriage pregnant by some other person other than the husband, provided, दो 3 conditions है। ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, अगर उसे पहले से ही पता था उसकी शादी के टाइम पे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो फिर उसको कोई हक नहीं है बाद में डिवोर्स की मांग करने का, क्योंकि अगर उसे पता है ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट लेडी हु इज़ एक्सपेक्टिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
द सूट हैज़ बीन फाइल्ड विथ 2 years ऑफ द डेट ऑफ मैरिज। तो जो भी सूट फाइल करना है किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ के ऊपर, तो उसको 2 साल के अंदर, मैरिज के 2 years के अंदर तक ही सूट फाइल करना है दैट हिज वाइफ वॉज प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, मैरिटल इंटरकोर्स बिटवीन द पार्टीज हैव नॉट टेकन प्लेस। तो ये कंडीशन फुलफिल होंगी ऑब्वियसली, तो ही जो हस्बैंड है वो इस केस पे, इस पॉइंट पे डिवोर्स की बात रख सकता है। फिर इसके बारे में डिटेल में दिया है वो वही है। फिर एडल्टरी पारसी मैरिज में एडल्टरी, फॉर्निकेशन, बिगामी, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, ऐसी कोई भी चीज़ें जहाँ पे चीटिंग को बोल सकते हैं कि हस्बैंड या वाइफ ने चीटिंग की है, किसी और के साथ अफेयर है, किसी और के साथ मैरिज किया है, हैविंग वन वाइफ और वन हस्बैंड, ऑलरेडी हैविंग किसी बाद में किसी और के साथ, रेप है, अननेचुरल ऑफेंसेस है, ऐसा कुछ भी है तो एडल्टरी के अंडर आ जाएगा वो। एडल्टरी के अंडर वन कैन फाइल अ पेटिशन फॉर डिवोर्स। उसके बाद है क्रूएलिटी। क्रूएलिटी, अ पार्टी टू अ Parsi marriage can sue for divorce on a ground that after the solemnization of the marriage the defendant has treated the plaintiff with cruelty। तो जो इनोसेंट है जिसके ऊपर क्रूएलिटी हुई है वो बताएगा कि उसके साथ क्रूएलिटी हुई है। दूसरा, हैज़ बिहेव्ड इन सच अ वे as to render it improper in the judgment of court to compel the plaintiff to live with the defendant। तो मतलब कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से अगर क्रूएलिटी ऐसी है कि उस इंसान के साथ वो रह नहीं सकती है या रह नहीं सकता है। When a suit is filed on this ground, it is in the discretion of the court to pass either a decree for divorce or decree for judicial separation। अगर क्रूअल्टी के बेसिस पे कोई सूट फाइल करता है तो ये कोर्ट के हाथ में है। इट इज़ टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट के हाथ में है, कोर्ट की अथॉरिटी है कि या तो फिर कोर्ट उनको डिवोर्स दे देगी, डिवोर्स का जजमेंट दे देगी, दैट इज़ डिक्री फॉर डिवोर्स, या तो फिर उनको डिक्री दे देगी ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। मतलब कि वो भले ही हस्बैंड वाइफ होंगे लेकिन वो एक घर में भी रहेंगे वो, लेकिन एक साथ रहेंगे बट नॉट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो जुडिशियली सेपरेट करने का भी जो ऑर्डर है, जो डिक्री है, वो कोर्ट पास कर सकती है। तो दोनों में से एक जो कोर्ट को अच्छा लगेगा, जो कोर्ट को सही लगेगा, वो पास कर सकती है। जुडिशियल सेपरेशन बहुत सारे केसेस में कोर्ट को देना पड़ता है अगर ऑलरेडी उनके बच्चे हैं और उनकी लाइफ बच्चों की चेंज ना हो, या फिर कोई और घर नहीं है, या कोई और ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि दोनों साथ में रहें, भले ही नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ, बट वो ही अपने ही घर में अपना रूटीन वो रहे और किसी बच्चों की भी लाइफ जो है वो ख़राब ना हो, वो रूटीन रहे, और वो लोग री मैरिज भी नहीं कर पाए क्योंकि डिवोर्स नहीं मिला है, सिर्फ जुडिशली सेपरेट हुए हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन की भी डिक्री ऐसे केस में कोर्ट दे सकती है। द वर्ड क्रूएलिटी when used in matrimonial legislation must be understood to mean cruelty in its legal sense. It need not necessarily involve a physical violence। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम से फिजिकल वायलेंस ही है, कोई मेंटली भी टॉर्चर किसी को कर सकता है तो वो भी क्रूएलिटी के अंडर ही आएगा। इट मे कंसिस्ट इन अ कोर्स ऑफ हार्श कंडक्ट pursued by one spouse against the other and even towards the children। अगर बच्चों के लिए भी, towards the children भी क्रूएलिटी है। क्रूएलिटी नीड नॉट बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटली क्रूएलिटी, मेंटली हरेसमेंट, तो वो सारी चीज़ें क्रूएलिटी में कवर होगी। प्लेंटिफ जो भी होगा वो फाइल कर सकता है सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी अंडर दिस एक्ट। फिर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, inflicting a venereal disease or forcing a wife into a prostitution, this can be a valid reason for filing a divorce petition। A suit for divorce can also be filed on the ground that defendant after the marriage, कि जो भी defendant है मतलब जिसके ऊपर केस किया है तो वो जो है उसने ग्रीवियस हर्ट, मतलब ग्रीवियस हर्ट का जो डेफिनेशन है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ग्रीवियस हर्ट मतलब बुरी तरह से हर्ट करना, कि आँख चली गए, आँख की रोशनी चली जाए, कान की हियरिंग कैपेसिटी चली जाए, एक हाथ एक अंगूठा, कुछ भी ऐसा, मतलब जो ग्रीवियस हर्ट हो, ऐसा कुछ हर्ट किया है और हैज़ इन्फेक्टेड द प्लेंटिफ विथ वेनरियल डिजीज़, एड्स जैसी कोई बीमारी दे दी है हस्बैंड या वाइफ को, वेर द डिफेंडेंट इज हस्बैंड
हैज़ कंपेल्ड द वाइफ टू सबमिट हर सेल्फ टू प्रोस्टिट्यूशन, तो ऐसा कुछ है तो ऐसे केस के लिए भी वाइफ जो है वो petition फाइल कर सकती है डिवोर्स की. However, no relief can be granted by the court on this ground if the suit has been filed more than 2 years after the 2 years तक अगर ऐसा कुछ हुआ है वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, ग्रीवियस हर्ट हुआ है कि कुछ ऐसी ग्रीवियस इंजरी हुई है, तो उसके ग्रीवियस इंजरी के 2 साल तक आप डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हो. 2 साल बाद नहीं बोल सकते हो कि 2 साल पहले मारा था या 2 साल पहले आँखों की रोशनी चली गई थी. 2 साल तक ही अगर ग्रीवियस हर्ट है तो 2 साल तक डिवोर्स का पिटीशन फाइल करना है. दूसरा, आफ्टर द प्लेंटिव केम टू नो अबाउट द इन्फेक्शन, और अगर ये इन्फेक्शन मतलब ये वेनरल डिजीज़ की बात है, अगर डिजीज़ के बारे में पता चला, कोई भी डिजीज़ जो हस्बैंड एंड वाइफ से फैल सकता है, तो वैसे डिजीज़ के बारे में अगर पता चला प्लेंटिव को, उस दिन से 2 years तक वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकते हैं, नॉट आफ्टर दैट. और अगर आफ्टर द लास्ट एक्ट ऑफ कंपल्सरी प्रोस्टिट्यूशन का अगर केस है, वाइफ के लिए हस्बैंड ने ऐसा बोला है, तो वाइफ जो है वो 2 years तक केस फाइल कर सकती है. इस केस में मे बी थोड़ा रिलैक्सेशन हो, बट यूजुअली 2 years तक, जब से लास्ट एक्ट ऑफ जो कंपल्सरी प्रोस्टिट्यूशन है उसके 2 years तक वन कैन फाइल दी डिवोर्स पिटीशन. इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ स्पाउस फॉर 7 years और मोर, अगर किसी स्पाउस को इम्प्रिजनमेंट मिलता है, सज़ा मिलती है, जेल में रहना है, तो कुछ सेंटेंस कोर्ट ने दिया है तो कुछ तो गलत किया ही होगा, या चलो गलत नहीं भी किया हो, फिर भी अगर 7 साल के लिए उसको अगर ऑलरेडी सज़ा मिल भी गई है, तो वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ तो रह ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए वो एक ग्राउंड है कि वो लोग जो है वो डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है, हस्बैंड या वाइफ जो भी हो. ईदर स्पाउस of a Parsi marriage can sue for divorce on the ground that the defendant is undergoing a sentence of imprisonment for 7 years or more for an offence as defined in Indian Penal Code. अब हमको इंडियन पिनल कोड नहीं लिखना है, हमको भारतीय न्याय संहिता लिखना है. as offence defined in भारतीय न्याय संहिता. In such cases, prior to filing of the suit, the defendant must have undergone at least 1 year of such imprisonment. तो 7 साल की सज़ा मिली है, तुरंत डिवोर्स का पिटीशन नहीं करना है. अगर 1 साल की सज़ा हो गई है उसके बाद फाइल करो, एटलीस्ट 1 साल उसकी सज़ा होने दो. हो सकता है तब तक प्रूफ हो जाए कि उसने गलत नहीं की थी, या फिर वो बेगुनाह था, या उसको कुछ और रिलीफ मिल जाए या व्हाट्सोएवर. तो डिफेंडेंट का 1 साल एटलीस्ट 1 year इम्प्रिजनमेंट ख़त्म होने के बाद जो है वो वाइफ या हस्बैंड पिटीशन फाइल कर सकता है डिवोर्स की, कि उसको 7 and more years की सज़ा ऑलरेडी मिल गई है. द रैशनली बिहाइंड दिस ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज ऑब्वियस. कोहैबिटेशन बिटवीन द स्पाउसेस स्टैंड डिस्ट्रप्टेड, साथ में रह ही नहीं सकते, कोहैबिट नहीं कर सकते फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स, इन एडिशन टू द फैक्ट दैट द इनोसेंट स्पाउस would find it most embarrassing to be dubbed as a wife or husband of a prisoner. तो उसके लिए नॉर्मल लाइफ भी जीना मुश्किल होगा अगर कोर्ट उन्हें डिवोर्स नहीं देगी कि वो तो जेल में है, फिर डिवोर्स की पिटीशन नहीं होगी. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भले ही वो जेल में है लेकिन उसके अगेंस्ट जो भी इनोसेंट होगा वो डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है, ये ग्राउंड पे भी कि उसने तो कुछ नहीं किया और फिर भी लोगों के सामने उसके एम्बैरेसमेंट फील होगी कि उसका पति या उसकी वाइफ जेल में सज़ा काट रहा है, तो वो मतलब गुनहगार है और उसकी वाइफ ये घूम रही है, और उसकी जो भी इंसल्ट होगी, एम्बैरेसमेंट होगा, उससे बचने के लिए भी कोर्ट जो है वो डिवोर्स की डिग्री इशू करती है. दूसरा है डिसर्शन. डिसर्शन मतलब इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, छोड़ देना. डिसर्शन ऑफ प्लेंटिव बाय डिफेंडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर दिस एक्ट. तो 2 साल के लिए अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को छोड़ दिया है, एज सीन अर्लियर, डिसर्शन मीन्स दैट वन पार्टी हैज़ डिजर्टेड द अदर पार्टी टू मैरिज विदाउट रीजनेबल कॉज एंड विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विल ऑफ अदर पार्टी. मतलब उसका कंसेंट भी नहीं लिया, ना ही उसकी कोई विल है अलग रहने में, बस ऐसे ही डिजर्ट कर लिया, उसको छोड़ दिया. तो ऐसे केस में जो है वो डिवोर्स का पिटीशन आइदर स्पाउस जो इनोसेंट है वो फाइल कर सकता है. इसको कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन भी बोलते हैं. इसका शॉर्ट नोट का एग्जाम में क्वेश्चन आया था. द बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द विड्रॉवल ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ मैरिटल होम डज नॉट बाय इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट डिसर्शन बाय दैट स्पाउस. अगर किसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने बताया था
कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को घर से निकाल दिया है तो ये भी एक तरह का डिजर्शन ही है, बट अपने आप में ये सिर्फ डिजर्शन नहीं है. इन एवरी सच केस इट इज़ द स्पाउस बाय who by his or her conduct brings cohabitation to an end who is guilty of desertion. तो अगर किसी ने किसी को निकाला है तो उसका रीज़न भी देखती है कोर्ट कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को घर से निकाला है तो वाइफ ने ऐसा क्या किया है, देयर इज़ अ कंडक्ट, उसका कुछ कंडक्ट होगा, या वाइफ ने हस्बैंड को निकाला है तो उसका ऐसा क्या कंडक्ट था कि उसने उसको घर से निकाल दिया है. तो वॉट एवर बी द रीज़न, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा जो मेहर मूस वर्सेस रिंटन मूस के केस में बोला था कि वो उसका कंडक्ट ऐसा होगा जो कोहैबिटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए ही वो गिल्टी ऑफ डिजर्शन है. मतलब भले ही उसको बुरा लग रहा है कि उसने उसको घर से निकाल दिया, बट उसके पीछे कोई रीज़न है. इट हैज़ ऑल्सो बीन हेल्ड दैट द पीरियड ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट वॉज कन्फाइंड इन अ लूनाटिक असाइलम is not to be taken in the account for computing the period of 2 years of desertion. अगर कोई लूनाटिक असाइलम में है, कोई ठीक होने जा रहा है मेंटली, मेंटल जो हॉस्पिटल है, असाइलम है, लूनाटिक असाइलम है, वहाँ पे अगर कोई स्पाउस रहने गया है तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि 2 साल का डिसर्शन है. उसको कहीं छोड़ा नहीं है, ना ही वो कहीं गया है, वो उसको निकाला नहीं गया है, वो सिर्फ हॉस्पिटल में है. तो ये हॉस्पिटल तो सिर्फ, चलो ये लूनाटिक असाइलम है इसलिए ये नहीं बोल सकते कि उसको निकाल दिया है. वो अगर नॉर्मल हॉस्पिटल में होता तो हॉस्पिटल का जो पीरियड होगा उसको इस 2 साल में कैलकुलेट और इंक्लूड नहीं करना है. द कंसेप्ट ऑफ डिसर्शन इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन एंड हैज़ बीन डिस्कस्ड. ये पहले हमने देखा है कि कंस्ट्रक्टिव डिसर्शन के सोच समझ के जो छोड़ दिया अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को, फिर वो एक वैलिड पॉइंट है फॉर फाइलिंग द डिवोर्स पिटिशन. ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस. अ सूट फॉर डिवोर्स कैन बी फाइल्ड अंडर द एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट एन ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट बाय मैजिस्ट्रेट awarding the maintenance to the plaintiff, and parties have not had marital intercourse for 1 year or more since the date of such decree. अगर पहले से ही उनको कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया है, मतलब डिवोर्स नहीं हुआ है, डिवोर्स से फॉर एग्जांपल चल रहा है, क्योंकि इजीली होता नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, तो मैजिस्ट्रेट ने बोला है हस्बैंड को कि तुम इतना मेंटेनेंस दोगे वाइफ को, और वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो ये भी एक रीज़न है जिसके लिए डिवोर्स का सूट फाइल किया जा सकता है. क्योंकि ये तो सिर्फ मैजिस्ट्रेट ने दिया है कि मेंटेनेंस देना है हस्बैंड को, वाइफ को पर मंथ इतना मेंटेनेंस देना है जब तक डिवोर्स नहीं हो रहा है, या फिर डिवोर्स नहीं भी हो रहा है तो भी अगर तुम लोग अलग रह रहे हो तो हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देना है. लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है तो दिस कैन बी द ग्राउंड फॉर अ वाइफ कि वो कोर्ट में डिवोर्स का सूट फाइल करेगी, और मेन उसका पॉइंट ये होगा कि ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस को जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है. फिर कन्वर्जन. तो कन्वर्जन ऑलरेडी हमने देखा कि अगर कोई भी, इफ़ वन स्पाउस हैज़ सीज टू बी अ पारसी बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, सिर्फ पारसी सीज होने से आपको डिवोर्स नहीं मिल जाएगा. अगर उसका पार्टनर पारसी सीज हो गया, अभी पारसी नहीं है, पारसी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उतने से काम नहीं होगा. लेकिन अगर वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहा है तो स्पाउस के पास पावर है कि वो ऑन दैट ग्राउंड फाइल अ सूट विद इन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द टाइम जब उसे पता चला इस सच के बारे में कि वो अभी दूसरे रिलीजन को फॉलो कर रहा है या कर रही है. अर्लियर merely ceasing to be a पारसी was the good ground for the divorce. पहले ऐसा था कि सिर्फ वो अगर पारसी रिलीजन छोड़ रहा है और वो बोल रहा है मैं कोई रिलीजन को नहीं मान रहा हूँ, तो भी ये रीज़न वैलिड हुआ करता था टू फाइल अ डिवोर्स फॉर दी अदर पार्टी. लेकिन बाद में ये बताया गया, मतलब ये जो अमेंडमेंट आया इस एक्ट में 1988 में, तो अमेंडमेंट के बाद ये बताया गया कि अगर कोई पारसी रिलीजन छोड़ देता है उससे डिवोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो कन्वर्ट हो रहा है किसी और रिलीजन में तो दिस कैन बी द वैलिड रीजन फॉर फाइलिंग द डिवोर्स पिटिशन बाय द अदर पार्टी. नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिल गई है, जुडिशियल सेपरेट होने के लिए कोर्ट ने बोल दिया है, उसके बाद ये लोग जो है नॉन कोहैबिटेशन नहीं, साथ में नहीं रह रहे हैं. इफ अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज़ बीन पास्ड इन अ प्रोसीडिंग फाइल्ड बाय वन स्पाउस
against the other and there has been no resumption of cohabitation for period of 1 year. कोर्ट ने बोला है कि आप जुडिशली सेपरेट हो गए हो, अभी आप दोनों किसी और से मैरिज नहीं कर सकते हो. इसका मतलब ये कि जुडिशली सेपरेट तो हो गए हो लेकिन मैरिज नहीं टूटा है. आप कोर्ट की आंखों में, लॉ की आंखों में अभी भी हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो आप साथ में रहो. भले ही आप लोगों में कोई रिलेशन नहीं हो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, बट आप लोग साथ में रहोगे एंड हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहोगे. जो राइट्स हैं फॉर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सक्सेशन वो वैलिड रहेंगे. तो ऐसे केस में अगर वो लोग साथ में नहीं रह रहे हैं तो फिर वो जो भी पार्टी हो, आइदर पार्टी कैन फाइल अ केस फॉर नॉट केस कैन फाइल अ सूट फॉर डिवोर्स के डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि कोर्ट ने जुडिशल सेपरेशन के बारे में दिया है, ना ही डिवोर्स का डिक्री दिया है. तो अगर साथ में नहीं रह रहे हैं तो ऑन दैट ग्राउंड जो भी स्पाउस है, दिस ग्राउंड ऑफ डिवोर्स इज अ सिंपल and relatively straightforward ground in the sense that if the above condition are seems to exist the court has. तो अगर obviously कोर्ट को लग रहा है कि ऑलरेडी जुडिशली सेपरेट हो गए, ऊपर से साथ में भी नहीं रहते हैं, तो जाने दो, दे दो उनको डिवोर्स, तो वो कोर्ट दे देगी. उसके बाद नॉन रीस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आफ्टर डिक्री फॉर रीस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. कोर्ट ने अगर बोला है डिक्री ऑफ रीस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब रीस्टिट्यूट करो कॉन्जुगल राइट्स को, मतलब एज अ हस्बैंड वाइफ रहो, आपको रहना है, 6 महीने रहना है, 1 साल आपको साथ में रहना है. उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको जो है डिवोर्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. जनरली कोर्ट ये इसीलिए करती है ताकि ज़्यादा डिवोर्सेस ना हो सकता है लोगों को टाइम मिले एक दूसरे को समझने का, अंडरस्टैंडिंग होने का, एक दूसरे को समझें, एडजस्ट करें. हो सकता है डिवोर्स ना हो. तो अगर रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिक्री पास हुआ है, कोर्ट ने बोला है कि आप साथ में रहो, और फिर भी वो नहीं रह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा, तो फिर जो भी पार्टी है, आइदर स्पाउस, दोनों में से एक कोई भी डिवोर्स के लिए फाइल कर सकता है. उसके बाद है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. तो in England, the concept of divorce by mutual consent was introduced in 1969 and is today incorporated in matrimonial cases 1973. इंडिया में भी ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है. हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसीज लॉ, म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स वैलिड है. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स डिस्कस्ड अबव आर बेस्ड ऑन द फॉल्ट थियरी. जो हमने इतने सारे ग्राउंड्स पढ़े, वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी का फॉल्ट था. कहीं क्रूएलिटी थी, कहीं हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर था, कहीं कुछ और. तो फॉल्ट थियरी पे बात चल रही थी, लेकिन म्यूचुअल कंसेंट में कोई फॉल्ट की बात नहीं करता है. तो फॉल्ट थियरी में क्या होता है, दैट द पेटिशनर हु अप्रोचेस द कोर्ट शुड बी इनोसेंट स्पाउस. तो ये माना जाता है कि जो कोर्ट को अप्रोच कर रहा है वो इनोसेंट स्पाउस अप्रोच कर रहा है कि मेरे साथ उसने फॉल्ट किया है, जो भी कोई फॉल्ट थियरी की बात हो. हाउएवर इन डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट बोथ पार्टीज जॉइंटली अप्रोच द कोर्ट. दोनों साथ में ही करते हैं अप्रोच कोर्ट को फॉर डिवोर्स, irrespective of the fact that one or both parties are guilty of some matrimonial offences. उन दोनों को पता है दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती है या दोनों की नहीं भी है. Originally, the Parsi Marriage and Divorce Act did not contain any such provision. म्यूचुअल कंसेंट वाला प्रोविजन इसमें था ही नहीं. इट वॉज 1988 अमेंडमेंट में ये चीज़ सामने आई कि म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए. तो द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 32B में आता है ये डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इज़ अवेलेबल टू द पार्टीज irrespective of whether the marriage is solemnized before or after the said amendment came into force. Obviously ये amendment 1988 में आया है, उसके पहले भी अगर जो शादियाँ हुई है उसको भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिल सकता है. ऐसा नहीं है कि ये एक्ट 1988 में अमेंडमेंट आया है तो 1988 के बाद वाली जो सब शादियां हैं उनको ही म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मिलेगा. तो ये रिट्रोस्पेक्टिव है, मतलब उसके पहले भी अगर कोई मैरिजेस हुई है तो उनको भी अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं. दैट इसका मतलब ये नहीं कि करना है लोगों को, वो सिर्फ बता रहे हैं. द 1 year हैज़ elapsed, लेकिन 1 साल होना चाहिए मिनिमम मैरिज को. that the spouses have been living separately for the period of 1 year or more. तो 1 year और more अगर वो अलग रह रहे हैं तो वो लोग म्यूचुअल कंसेंट के लिए जो है वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं.
क्रूएलिटी और अदर केसेस में 1 ईयर की बात नहीं है, उनके लिए मुश्किल है 1 दिन भी निकालना, तो वो क्रूएलिटी या इंसैनिटी ये सब चीज़ों के लिए 1 ईयर का कंसेप्ट नहीं हुआ, म्यूचुअल कंसेंट के लिए 1 ईयर का कंसेप्ट होगा, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं, कुछ भी उनके झगड़े हो रहे हैं या वॉट सो एवर रीज़न, दैट दे हैव म्यूचुअली एग्रीड कि मैरिज डिज़ोल्व होनी चाहिए, तो ये कंडीशंस होगी तो उसके हिसाब से म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स का पिटिशन फाइल किया जा सकता है। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट, if the court is satisfied that the above averments are true and that the consent of either party was not obtained by force or fraud, तो कोर्ट देखेगी कि कोई भी एक पार्टी ज़बरदस्ती तो हाँ नहीं बोल रहा है डिवोर्स के लिए, या उसको फ्रॉड करके तो उससे म्यूचुअल कंसेंट ऐसा नहीं बताया जा रहा है, मतलब उसकी मर्ज़ी से ही दोनों पार्टियां अपनी खुद की इच्छा से डिवोर्स मांग रही हैं कोर्ट से, तो कोर्ट जो है वो डिक्री जो है इशू करती है, डिक्री मतलब जजमेंट, अवार्ड, डिसीशन, बट डिवोर्स के केसेस में उसे डिक्री ही कहा जाता है। डिक्री डिक्लेयरिंग द मैरिज विल बी डिसॉल्व्ड विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, जिस दिन डेट है डिक्री का उस दिन से मैरिज जो है वो डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विड्रॉवल ऑफ कंसेंट आफ्टर फाइलिंग द पिटीशन, अगर कोर्ट में पिटीशन फाइल कर लिया मैरिज के डिवोर्स का, फिर उसे वापस ले सकते हैं क्या? नहीं, अभी मन बदल गया कि नहीं जाने तो डिवोर्स नहीं चाहिए, साथ में ही रह लेते हैं, तो कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। इन द केसेस ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी फ्रीली गिवन, but the interesting question which has sometimes arisen before various courts, one of the parties approach the court and say that the consent was freely given but now he or she has changed the mind, और उसे विड्रॉ करना है अपना पिटीशन, पहले उस म्यूचुअल कंसेंट में पिटीशन दे दिया, उसके बाद वो बोल रहा है कि या बोल रही है कि आई कैन नॉट कंटिन्यू, तो क्या मैं इसको विड्रॉ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। विद दिस क्वेश्चन वॉज एग्जामिन बाई द सुप्रीम कोर्ट, बेसिकली इसमें यही लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पहले ये बोला था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार आपने फाइल कर लिया तो फिर आपको प्रोसीडिंग चल रही है तो आपको, अगर आपने फ्रीली डिसाइड किया है, फ्री कंसेंट से है, तो आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा, लेकिन बाद में जो लेटेस्ट डिसीजन आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर वो चाहे कि अपना वापस लेना है अगर उन्हें ये, तो बिफोर द डिक्री, जब डिक्री इशू हुई है उसके पहले उसे वो लोग वापस ले सकते हैं अपनी जो भी पिटीशन है, और फिर उनका जो पिटीशन है वो कैंसिल हो जाएगा और उनको कोई डिवोर्स नहीं मिलेगा एज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर दोनों में से एक पार्टी बोल रही है कि मुझे वापस लेना है, मुझे म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे डिवोर्स ही नहीं चाहिए, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि डिवोर्स होगा, क्योंकि वैसे भी दोनों का मन नहीं मिल रहा है, वो बोल रहा है डिवोर्स चाहिए, वो बोल रही है नहीं चाहिए, तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं, और पहले आप लोगों ने म्यूचुअल कंसेंट के लिए डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर लिया है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विड्रॉवल ऐसे इसका आप यूनिलेटरल विड्रॉवल, कोई भी वन साइड का विड्रॉवल जो है वो कर सकते हो, लेकिन ऐसे केस में कोर्ट ने उनको डिवोर्स का डिक्री दे दिया, बिकॉज वैसे भी अगर वाइफ बोल रही थी कि उसको वापस लेना है पिटीशन और हस्बैंड बोल रहा था कि उसको डिवोर्स चाहिए, तो दे आर नॉट वैसे भी एडमिसेबल टू लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो दिस वाज वन ऑफ द केस। उसके बाद है सूट्स फॉर जुडिशल सेपरेशन, जो हमने देखा कि जुडिशल सेपरेशन क्या है। जुडिशल सेपरेशन इज़ अ कंसेप्ट विच ब्रिंग्स कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टू एन एंड विदाउट सर्विंग द मेंटल बॉन्ड, तो मैरिटल बॉन्ड, तो कोई मैरिटल बॉन्ड उनका नहीं होगा। समटाइम्स पार्टीज मे नॉट वांट अ डिवोर्स बट they wish to have a formal and legally recognized separation between them, मतलब लीगली रिकॉग्नाइज सेपरेशन चाहिए, जुडिशियल सेपरेशन उनको चाहिए। सच सेपरेशन इज दस सेपरेशन फ्रॉम बेड एंड बोर्ड, तो ये ऐसा सेपरेशन है। अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट डिसॉल्व द बॉन्ड ऑफ मैरिज बट मियरली सस्पेंड द मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो डिक्री जब मिल जाती है जुडिशल सेपरेशन की, तो तब से वो लोगों के जो हस्बैंड एंड वाइफ एज अ रिकॉग्नाइज्ड हैं वो
उनके एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स चले जाते हैं. Even after the decree for judicial separation is passed, the parties continue to be husband and wife in the eyes of law. तो लॉ की नज़र में तो वो हस्बैंड एंड वाइफ ही है, मतलब वो रीमैरी नहीं कर सकते, अभी भी वो हस्बैंड एंड वाइफ ही है, भले ही उनमें आपस में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही वो लोग रह रहे हैं. वन इम्पॉर्टेंट लॉजिकल इफेक्ट ऑफ द डिक्री इज दैट द स्पाउसेस कैन नॉट रीमैरी. तो अगर किसी हस्बैंड या वाइफ को अलग भी होना है और हस्बैंड या वाइफ को रीमैरी भी नहीं करने देना है, या उनको खुद को भी रीमैरिज नहीं करना है, तो वो जुडिशियल सेपरेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट वन ऑफ द स्पाउसेस मे सीक द जुडिशियल रेमेडी मेनली टू एंश्योर दैट द अदर स्पाउस डज नॉट रीमैरी. अगर वाइफ ये चाहती है कि उसका हस्बैंड रीमैरी ना करे, और हस्बैंड भी ये चाहता है कि उसकी वाइफ दूसरी कोई मैरिज ना करे और मेरी भी वाइफ ना रहे, तो वैसे केस में जुडिशियल सेपरेशन इज़ द ऑप्शन, कि वहाँ पे वो लोग एज अ हस्बैंड वाइफ, मतलब नाम के लिए हस्बैंड वाइफ होंगे, एक घर में रह रहे होंगे. Thus, a decree of judicial separation is quite different from the decree of divorce, which ends the marriage by serving the legal bond between the spouses. तो डिवोर्स में तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, मैरिज एंड हो जाती है, लीगल बॉन्ड एक बन जाता है जिसमें ये लोग स्पाउस नहीं रहते हैं, सब कुछ लेन देन भी खत्म हो जाती है, इसको जो एलिमनी देना है, ये देना है, वो देना है, वो सब खत्म. ऑल देयर म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन केम टू एन एंड. ये डिक्री ऑफ डिवोर्स में सब उनका म्यूचुअल राइट, ऑब्लिगेशन सब खत्म होता है. द मैरिज इज ब्रोकन, मैरिज टाई इज ब्रोकन, वो ख़त्म हो जाती है. दे सीजेस टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, एंड वो लोग दे कैन गो देयर ओन वेज एंड री मैरी इफ़ दे विश टू. तो अगर डिवोर्स हुआ होता है तो वो री मैरिज कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, बट जुडिशल सेपरेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. दे कैन नॉट री मैरी, उनका म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ख़त्म नहीं हुआ है. Earlier, the act contained certain grounds on which a party to a Parsi marriage could file a suit for judicial separation. However, after the 1988 amendment जो आया, it is provided by section 34 that either spouse can sue for judicial separation on any of the grounds on which he or she would have filed the divorce under the act. जो हमने सारे grounds पढ़े, cruelty, unsound mind, व्हाट्सोएवर, तो इन सारे ग्राउंड्स के बेसिस पे वो चाहे तो डिवोर्स के लिए सूट फाइल कर सकता है या कर सकती है, वो चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन का सूट फाइल कर सकते हैं. तो दोनों में से कोई भी उनको ऑप्शन है. रीज़न वही है जो डिवोर्स के लिए रीज़न है, वही रीज़न है जुडिशियल सेपरेशन के लिए. बट हस्बैंड एंड वाइफ जो भी इनोसेंट है या जिसको भी आगे बढ़ना है इसके लिए, डिवोर्स के लिए या जुडिशियल सेपरेशन के लिए, बट वही रीज़न, उनमें से कोई भी रीज़न पे बात कर सकते हैं, कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं कि दे पेटिशन फाइल कर सकते हैं रादर. फिर है सूट्स फॉर रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. तो ये हमने अभी देखा कॉन्जुगल राइट्स के बारे में. इट इज़ इनहेरिटेंट इन इट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज. द स्पाउसेस हैव नॉट ओनली द राइट बट ऑल्सो द ड्यूटी टू लिव इन अ सोसाइटी ऑफ ईच अदर. तो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ आप एक दूसरे की सोसाइटी में रहना, तो ये तो मैरिज का एक इंस्टीट्यूशन, मैरिज का एक फंडा है, ऐसा बोल सकते हैं. व्हेन देयरफॉर द डिफेंडेंट स्पाउस हैज़ विदाउट एनी लॉफुल कॉज सीज टू कोहैबिट विद द प्लेंटिफ और हैज़ डिजर्टेड द प्लेंटिफ. तो प्लेंटिफ को छोड़ दिया है, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया, उसके साथ नहीं रह रहा है या उसके साथ नहीं रह रहा है विदाउट एनी रीज़न, अपने मायके चली गई है या लड़का घर छोड़ के चला गया, वॉट एवर रीज़न. तो ऐसे केस में कोर्ट के पास जाके आप कॉन्जुगल राइट्स को रीइंस्टीट्यूट करने की मांग कर सकते हो. मतलब बोल सकते हो कि हस्बैंड को बोलो कि आके रहे मेरे साथ. कॉन्जुगल राइट्स जो एज अ वाइफ उसको मिलने चाहिए, एज अ स्पाउस मिलने चाहिए, वो मिले, तो उसको रीइंस्टीट्यूट करना, उसको फिर से बरकरार रखना. तो उसके लिए भी सूट फाइल कर सकती है वाइफ या हस्बैंड. अगर वाइफ का हस्बैंड छोड़ के चला गया है तो वो कोर्ट को बोलेगी कि प्लीज़ उसके हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को बोलो कि वो आके वापस मेरे साथ रहे, टू रीइंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. तो ये सेक्शन 36 इस बारे में बात करता है. प्रोवाइड दैट इफ़ वन ऑफ द स्पाउसेस हैज़ डिजर्टेड और विदाउट लॉफुल कॉज, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई है, सीज टू कोहैबिट विथ अदर स्पाउस, उसके साथ रहने से मना कर रहा है या मना कर रही है, द पार्टी सो डिजर्टेड
or with whom cohabitation has ceased may file a suit for restitution of conjugal rights. तो conjugal rights के restitution के लिए suit file किया जा सकता है. If the court is satisfied about the allegations contained in the plaint and that there no just ground why such relief should not be granted. कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ ये रिलीफ क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको कोई ग्राउंड ही नहीं है, बिना रीज़न के वो छोड़ के चला गया है या छोड़ के चली गई है, तो वो डिक्री पास कर सकते हैं रीस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. उस हस्बैंड या वाइफ जो भी इनोसेंट है, जो फाइल कर रहा है, कि हस्बैंड या वाइफ को बोलो कि आपके साथ में रहे, रीस्टिट्यूट करे जो हस्बैंड एंड वाइफ के राइट्स हैं, कॉन्जुगल राइट्स हैं. एज टू वॉट वुड बी जस्ट एंड लॉफुल कॉज फॉर रिफ्यूजल ऑफ कोहैबिट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द डेलीगेट्स व्हेन ईच केस. तो हर केस में कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि आखिर क्यों हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया है या वाइफ क्यों छोड़ के चली गई है. अगर कोई लॉफुल कॉज है तो बात अलग है, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी. ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि उनको जुडिशल सेपरेशन देना है, कि डिवोर्स देना है, या फिर उनको बोलना है कि नहीं आपको साथ में ही रहना पड़ेगा. दैट इज रीस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कि एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रहो. कि सोसाइटी मैरिज की इंस्टीट्यूशन को इसीलिए ही बनाती है कि एक दूसरे के साथ इनहेबिट करो. ऐसा नहीं कि वाइफ छोड़ के चली गई है अपने आप और हस्बैंड का, या फिर किसी केस में हस्बैंड को छोड़ के चला गया है. However, such grounds for refusal to cohabit should be grave and weighty and of such nature that they convert to due performance of marital obligations into marital impossibility. अगर उनको लगता है कोर्ट को कि ये इम्पॉसिबल रीजंस की वजह से जो है वो हस्बैंड वाइफ को छोड़ के चला गया या उसके पास कोई भी वैलिड रीज़न है, तो ऐसे केस में अगर मैरिटल इम्पॉसिबिलिटी है तो कोर्ट अपने हिसाब से उस पर डिसीजन दे सकती है जुडिशल सेपरेशन का या फिर डिवोर्स की डिक्री का. उसके बाद है एलिमनी एंड मेंटेनेंस. तो एलिमनी हमको सबको पता है. एलिमनी मतलब जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को देता है एज अ अलाउंसेस. मैरिज तोड़ने के बाद अगर कुछ वो अमाउंट दे रहा है या दे रही है, यूजुअली दे रहा है अपनी वाइफ को, जो भी एलिमनी आफ्टर द डिवोर्स के इतना अमाउंट एज अ मेंटेनेंस बोलो या अलाउंसेस बोलो, जो भी कुछ बोलो उसको नाम. तो द वर्ड एलिमनी रेफर्स टू अलाउंस ग्रांटेड बाय अ कोर्ट टू अ स्पाउस हु इज़ नॉट लिविंग विथ हिज और हर स्पाउस. जो उसके साथ नहीं रह रहा है तो उसके बदले उसको उसका खर्चा पानी दो, दैट इज़ एलिमनी. द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग द पेमेंट इज़ टू प्रोवाइड such a spouse with source of maintaining himself or herself. तो वो खुद को मेंटेन कैसे करे, उसका रोज़ का खर्चा कैसे चले, तो इसको एलिमनी को मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं, बट लॉ की भाषा में एलिमनी ही बोलते हैं. तो ये हम एलिमनी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मैट्रिमोनियल लिटिगेशन है. मैट्रिमोनियल अगर केस मैट्रिमोनी टूटती है, मतलब मैरिजेस जो है अगर वो टूट रहे हैं, तो ऐसे केस में एलिमनी जो है वो देनी पड़ती है हस्बैंड को या वाइफ को, यूजुअल केसेस में हस्बैंड्स को. तो सच एलिमनी इज़ नेचुरली एलिमनी दो तरह की हो सकती है कि एक तो टेम्पररी होगी और एक परमानेंट होगी. एलिमनी जो होगी, एलिमनी ड्यूरिंग द मैट्रिमोनियल लिटिगेशन इज द एलिमनी विच द कोर्ट डायरेक्ट स्पाउस टू अदर स्पाउस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन. अब अगर केस चल रहा है, उसमें 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 लगेंगे, कितने लगेंगे साल पता नहीं है, तो ऐसे केस में कोर्ट बोलेगी जब तक इस केस की सुनवाई ख़त्म नहीं हो रही है, जब तक इसकी डिक्री नहीं आ रही है, तब तक जो हस्बैंड है वो हस्बैंड वाइफ को हर महीने से फॉर एग्जांपल 5,000 देगा जब तक लिटिगेशन ख़त्म नहीं हो रहा है. क्योंकि तब तक उसका मेंटेनेंस कौन देगा, क्यों डिवोर्स तक रुकेगी तो डिवोर्स को तो 5 साल लगेंगे, तो तब तक वो क्या करेगी. तो उसको जो मेंटेनेंस जो एलिमनी मिलेगी हर महीने, तो ये एलिमनी टेम्पररी होगी क्योंकि ये सिर्फ लिटिगेशन के पीरियड तक है. सच एलिमनी इज़ नेचुरली टेम्पररी इन नेचर टू बी पेड अनटिल लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं. जब तक इसकी केस की प्रॉपर जजमेंट नहीं आ रही है तब तक उसको टेम्पररी एलिमनी देनी है. द सेकेंड टाइप ऑफ एलिमनी इज़ परमानेंट एलिमनी विच इज़ ग्रांटेड बाय कोर्ट. जब फाइनल डिक्री मिल जाती है, जब फाइनल डिवोर्स की डिक्री मिलती है, तब कोर्ट बोलेगी कि अभी ये जो सेकंड टाइप वाली एलिमनी है, जो अभी तुमको हर महीने मेंटेनेंस देना है, वो परमानेंट होगी. लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होती है अगर फॉर एग्जांपल वाइफ जो है वो डिपेंडेंट है एट द टाइम ऑफ डिवोर्स. बाद में 2 साल बाद अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो फिर अभी वो डिपेंडेंट नहीं है, तो उसकी एलिमनी जो है वो बंद हो जाएगी, वो भी परमानेंट नहीं होगी. या फिर उसने कोई जॉब कर ली तो हस्बैंड जो है वो कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है कि अभी
वो जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद अपना कमा रही है, या फिर वो उसने दूसरी शादी कर ली है, तो नाउ शी इज़ नॉट एलिजिबल टू गेट द एलिमनी। तो वो केस में वो एलिमनी जो है वो परमानेंट नहीं होगी। तो सेकंड टाइप ऑफ एलिमनी भी जो अगर परमानेंट आप बोल रहे हैं वो भी परमानेंट नहीं होती है। तो सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट इफ एनी सूट फाइल्ड अंडर द दिस एक्ट, it appears to the court that either the husband or wife is no independent, मतलब dependent है, which is sufficient कि वो support and necessary expense of the suit, court may or on an application filed by the spouse order the spouse to pay the expenses। even court ये भी बोलेगी कि इस कोर्ट के expenses भी पे करो अगर उसे लग रहा है कि वाइफ या हस्बैंड जो डिपेंडेंट है, जो खुद नहीं कमा रहा है या खुद नहीं कमा रही है, तो हस्बैंड को यूजुअल केसेस में बोला जाएगा कि उसको मंथली एलिमनी तो दो ही, लेकिन उसके कोर्ट के एक्सपेंसेस भी बेयर करो। तो जैसे कोर्ट को रीज़नेबल लगेगा, लेकिन ये हमेशा डिपेंड करेगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है, हस्बैंड कमाता कितना है, उसका इनकम कितना है, उसकी सेविंग्स कितनी है, उसके ऊपर और कितने डिपेंडेंट लोग हैं। हो सकता है हस्बैंड के ऊपर उसके मदर, फादर, उसकी दादी, उसके बच्चे, कोई और भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो सच एप्लीकेशंस आर सो फार एज पॉसिबल टू बी डिस्पोज्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिपेंडेंट। तो ऐसे कोई एप्लीकेशंस अगर होते हैं जहाँ पे हस्बैंड या वाइफ डिपेंडेंट होते हैं और कोर्ट को बोलते हैं कि हमारी कोर्ट की फ़ीस भी इनसे लेके दे दो, तो ऐसे केसेस को कोर्ट जो है वो जल्दी से जल्दी सेटल करता है अंडर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। अंडर सेक्शन 40 ऑफ द एक्ट, एट द टाइम of passing any decree or at a time thereafter, the wife or a husband may apply to a court to order the other spouse to pay his maintenance and support। तो ये जो सम, ये हो सकता है कि मंथली अमाउंट हो, जो एलिमनी हो सकती है वो कोर्ट बोल सकती है हस्बैंड को कि हर महीने 5,000 दो। हो सकता है वो पीरियडिकल बोले कि हर हफ्ते, वो अगर हस्बैंड वेजेस की तरह कमा रहा है, एक साथ उसको 5,000 जमा नहीं करना है, तो वो हो सकता है बोल सकता है कि हर वीक तुम उसको 400 रुपये दो। या ये भी हो सकता है कि हर क्वार्टरली उसको 10,000 दूँ। तो पीरियडिकली वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना होगा, फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ की लाइफ से ज़्यादा उसको नहीं देगा, प्लेंटिफ जब तक जिंदा है तब तक ही उसको देना है। और ऐसा भी होता है बहुत केसेस में जहाँ पे कोर्ट बोलेगी कि वन टाइम अमाउंट दे दो, हर महीने देने का झंझट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि अगर उनके बच्चे हैं तो बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या कौन से केस में, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ों के हिसाब से डिसाइड होता है। तो डिफेंडेंट्स की कितनी इनकम है जिसके ऊपर केस किया है, तो उसकी खुद की इनकम कितनी है, उसकी अदर प्रॉपर्टी कितनी है, फिर प्लेंटिफ की कितनी इनकम है। अगर वो खुद कमा रही है और खुद उसके पास प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है कि कोर्ट एलिमनी की बात ही ना करे कि आपको ज़रूरत नहीं है। या फिर दोनों कमा रहे हो लेकिन ज़्यादा अगर डिफेंडेंट कमा रहा है, मतलब हस्बैंड के पास ज़्यादा पैसा है, तो हो सकता है कि कोर्ट बोले कि उसका वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बड़ा है, तो यू हैव टू गिव। तो डिपेंड करता है ये केस टू केस। और कंडक्ट कैसा है पार्टीज़ का, अगर कंडक्ट अच्छा नहीं है तो कोर्ट डिनाई भी कर सकती है कि कोई एलिमनी नहीं मिलेगी। फिर अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस भी कोर्ट देखेगी। तो उस हिसाब से जो है वी शुड नाउ कंक्लूड दिस कि एलिमनी जो है वो मैट्रिमोनियल रिलीफ की तरह देखा जाता है कि कोई भी मैट्रिमोनियल में प्रॉब्लम है, वाइफ जो है वो डिपेंडेंट है, तो उसको फ्यूचर एलिमनी मिलनी चाहिए।